एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 25 गोल्ड मेडल सहित जीते कुल 100 पदक। महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक के साथ भारत ने लगाया पदकों का शतक। आज भारत ने तीरंदाजी में 2 गोल्ड मेडल, 1 रजत और 1 कांस्य पदक भी जीता। प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक जीतने को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। पीएम 10 अक्टूबर को विजेता खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। देश के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी अंतिम चरण में। इसरो ने साझा की तस्वीरें। इस महीने के अंत तक क्रू स्केप सिस्टम के परीक्षण की योजना। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक नई दिल्ली में शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं बैठक की अध्यक्षता। जीएसटी की दरों को लेकर लिए जाएंगे अहम फैसले। ₹2000 के नोट बैंकों में जमा करने और बदलने का आज आखिरी दिन। रिजर्व बैंक ने आज तक के लिए बढ़ाई थी समय सीमा। कल से रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में ही बदले जा सकेंगे नोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। संपर्क, बिजली, नदी जल के बंटवारे और सामान्य हितों के दूसरे मामलों पर होगी चर्चा। सिक्किम में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। केंद्र ने सहायता के लिए 45 करोड़ रुपए मंजूर किए। नुकसान के आकलन के लिए दल भी किया गठित। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत अच्छी खबर के साथ। एशियाई खेलों में भारत ने 100 पदक जीतने के ऐतिहासिक आंकड़े को छू लिया है। भारत को 100वां पदक महिला कबड्डी में मिला। भारत की महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। चीनी ताइपे के साथ खेले गए फाइनल मैच को भारतीय महिला टीम ने 26-25 के अंतर से अपने नाम किया। और चीन के हांगझो में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी में आज सुबह भारत ने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के ओजस ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ओजस ने 149 अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया। और पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ही भारत के अभिषेक वर्मा ने रजत पदक हासिल किया। अपने हमवतन ओजस के साथ खेले गए फाइनल स्पर्धा में अभिषेक ने कुल 147 अंक हासिल किए। भारत की ज्योति सुरेखा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल मैच में ज्योति ने कोरियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी। और आज दिन की शुरुआत तीरंदाजी में कांस्य पदक के साथ हुई। अदिति गोपीचंद स्वामी ने भारत को महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया। और पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले ओजस ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि देश के लिए यह गर्व का पल है। ओजस ने कहा कि एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन देश में खेलों को लेकर बदले हुए माहौल का नतीजा है। 5 गोल्ड मेडल का एक अचीवमेंट किया है, जो इसमें बहुत बड़ी बात है। 5 हमारे इवेंट्स होते हैं और उसमें भी हमने गोल्ड मेडल लिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया के लिए भी बहुत प्राउड फीलिंग है। गवर्नमेंट हैव गिवन अस बिग प्लेटफॉर्म्स लाइक खेलो इंडिया एंड ऑल थिंग्स,
उसके वजह से हमारे पास एक एक्सपीरियंस आता है और नए यूथ मिल रहे हैं इंडिया को। पहले ऐसा था कि बोलते थे कि स्पोर्ट्स में कुछ है नहीं, बट अभी ऐसा हो रहा है कि स्पोर्ट्स में ही बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं एंड गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और हमें फॉरेन एक्सपोजर्स एंड ऑल वगैरह दे रहा है। तो उसके वजह से जो इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो अभी पीक पे चल रहा है। और एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं जिनके प्रयासों से भारत को ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उनके शानदार प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। पीएम ने एक्स पर अपनी ये भावनाएं प्रकट की हैं। और प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय महिला कबड्डी टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि एशियाई खेलों में यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारी महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ये जीत हमारी महिला एथलीटों की अजेय भावना का प्रमाण है। भारत को इस सफलता पर गर्व है। टीम को बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी 100 पदक जीतने पर खुशी जताई है। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। और तीरंदाजी के निदेशक संजीव सिंह ने पदक जीतने पर खुशी जताई है। इस बार 100 के पार, ये जो सपना था हम लोग का कि कभी 100 मेडल हम एशियन गेम में जीतेंगे, वो आज संभव हो पाया। और हमें खास तौर से खुशी है क्योंकि जो ये 100 का जो सपना था उसमें 9 पदक तीरंदाजी के हैं। तीरंदाजी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीता। और हम लोग ने 95 से जो 90 का सफ़र 4 पदकों का हाथ दिया है और उसके बाद और जो जुड़े, उससे हम लोग का ये 100 जो पार हुआ, तो एक खुशी है। और एक खुशी इस बात की भी है कि आज पूरे विदेशों का नज़रिया बदल रहा है भारत के प्रति। पहले लोग सोचते थे भारत सिर्फ खेल के लिए जा रहा है, अब लोग सोचते हैं भारत जीतने के लिए आ रहा है। ये नज़रिया बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम इकोनॉमिक पावर ही नहीं, स्पोर्टिंग पावर बनने जा रहे हैं। और यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते थे कि हम लोग एक्सपोर्टिंग पावर बने और आने वाले 24 और 28 ओलंपिक में टॉप 10 कंट्रीज़ में गिने जाए। और हम उम्मीद है जो उत्साह जो युवा शक्ति में आई है और ये जो प्रदर्शन जो आया है, इससे आने वाले समय में हमारी पदक तालिका और बढ़ेगी और यंग टैलेंट आएंगे। और उन टैलेंट को जो भारत सरकार के कई स्कीम है, चाहे वो खेलो इंडिया स्कीम है, टॉप स्कीम है, इन तहत उन बच्चों को और अच्छा सुविधा मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत पाएंगे। और तीरंदाजी के कोच प्रवीण सावंत ने भी पदक जीतने पर खुशी का इजहार किया है। इसमें बहुत ही बड़ा थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब का, जो उन्होंने हमको स्पोर्ट्स में इतना डेवलपमेंट आज हो पा रहे हैं। और बेसिकली उनका अनुराग ठाकुर जी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनका भी मैं मन से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। हमारे स्टेट्स के गवर्नमेंट का भी बहुत मन से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनमें से बंसोड़े साहब हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा डेवलप कर रहे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन पूरा गवर्नमेंट को और पूरा अथॉरिटी को। और ये जो इतिहास हमने रचा है, इस इतिहास को बहुत ही करीब से देखने, जानने और समझने का मौका मिला है हमारे सहयोगी गौरव कुमार को। गौरव कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधे चीन के हांगझो से इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो यही आपको भी मुबारकबाद एक भारतीय होने के नाते। और हमने जो कहा था कि अब की बार 100 के पार, हमने उस आंकड़े को छू लिया है। अब आगे क्या? देखिए असीम, जाहिर तौर पर जिस तरह का प्रदर्शन पहले दिन से भारतीय एथलीट दिखा रहे थे, उससे ये बात तय हो गई थी कि इस बार जो है वो हम अपने पुराने प्रदर्शन से कहीं आगे निकल जाएंगे। और ये बात भी तय मान के चला जा रहा था कि इस बार जो है वो 100 के पार जो है वो रहेगा। और ये भरोसा इस वजह से था क्योंकि जिस तरह की आपने ट्रेनिंग कर रखी थी, एथलीट जो थे वो हमारे लगातार शानदार प्रदर्शन जो थे वो हर मंच पर करते हुए आ रहे थे।
केवल एक एशियन गेम्स को ही नहीं लेके, अगर हमने देखा था कि 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स पे उसमें हमने शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें हमने देखा था कि किस तरह से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। इसके अलावा अगर चले तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी शूटिंग की जो प्रतियोगिताएं होती हैं या रेसलिंग की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हम लगातार अपना कद जो है वो लगातार बढ़ा रहे थे। तो इससे एक भरोसा तो ये जरूर बना हुआ था कि इस बार जो एशियन गेम्स का हमारा जो प्रदर्शन रहेगा वो पिछले प्रदर्शन से कहीं ज्यादा रहेगा। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या ऐड हुई है, इसमें बड़ी बात ये ऐड हुई है कि इस बार के जो एशियन गेम्स रहे हैं उसमें हमने उन खेलों में भी अपने आप को मेडल के रूप में सामने रखा है जिनमें हम पहले केवल खिलाड़ी हमारे पार्टिसिपेट करते थे लेकिन मेडल के सपने को पूरा नहीं कर पाते थे। मसलन अगर वुशु को उठा करके देखें तो वुशु में हमने इतिहास रचा, इसके अलावा इक्वेस्टेरियन में हमने इतिहास रचा, सेलिंग, कैनोइंग, रोइंग, ये वो खेल हैं जिसमें हम लगातार अपने आप पे अपने कद को जो है वो बढ़ाते गए। तबक्रा जो खेल है उसमें हमने लगातार हम एशियन चैंपियनशिप में तो अच्छा प्रदर्शन करते थे लेकिन जब बात एशियन गेम्स की आती थी तो यहाँ पे मेडल की तस्वीर जो है वो पूरी नहीं हो पाती थी। तो ये जो एक चेंज देखने को मिल रहा है, एक माइंडसेट में चेंज देखने को मिल रहा है, ये एक एथलीटों के लिए बड़ा एक चेंज है। और ये चेंज इस वजह से है क्योंकि जिस तरह से जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के लिए जिस तरह के हम देख रहे हैं कि जो सुविधाएं हैं, जो खिलाड़ियों को एक बेहद जरूरी मंच चाहिए होता है, जैसे खेलो इंडिया का जो मंच है, जो टॉप की स्कीम है, जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपोजर हैं, वो लगातार जब खिलाड़ी को मिलते रहते हैं तो इसका नतीजा होता है कि हम इस तरह से मेडल जो है वो अपने नाम करते हैं। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है, जैसे कि आपने कहा कि आगे क्या, तो आगे यहाँ से अगर आज के ही दिन को देखें तो आज भी गोल्ड मेडल के 4 मुकाबले ऐसे हैं जहां पर भारत जो है वो अपने आप को सामने रखेगा, जिसमें क्रिकेट है, बैडमिंटन है, रेसलिंग है। तो ये वो एरियाज हैं और कबड्डी है, ये वो एरियाज हैं जहां पे आज हम अपने आप को सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ से आगे का जो सफर रहेगा वो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर ओलंपिक का रहेगा। जी, साथ ही साथ गौरव, जिस तरह से तीरंदाजी के जो निदेशक संजीव सिंह, उन्होंने जिस तरह से बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें कि उन्होंने कहा कि पहले एक ये सोच थी भारत को लेकर कि भारत एशियाई खेलों में या फिर किसी भी खेल में सिर्फ खेलने के लिए जा रहा है, लेकिन अब ये सोच बदल गई है। अब लोगों को लगने लगा है कि नहीं, भारत अब सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए जा रहा है। तो ये जो सोच में बदलाव है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बड़ा बदलाव है, ये एक मानसिकता में एक बदलाव आया है, ये ग्राउंड रियलिटी में एक कहना चाहिए जो काम हुए हैं उसकी वजह से है। क्योंकि ये बदलाव इस वजह से है क्योंकि मेडल हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, टीम की रातों रात मेडल आप नहीं जीत सकते। इसके लिए आपको वर्षों की मेहनत जो होती है वो कहीं ना कहीं काउंट करती है। तो जिस तरह से जो कार्यक्रम चलाए गए, खेलो इंडिया का जो एक जमीनी स्तर पर ग्रासरूट लेवल पर खिलाड़ियों को बांधने का जो कार्यक्रम चलाया गया, जो खेल आयोजित किए गए, उसके इस सब मुहिम के पीछे का उद्देश्य यही था कि यहाँ से एक प्रतिस्पर्धा पैदा की जाए, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक माहौल दिया जाए, एक कंपटीशन का एक लेवल जो है वो उच्च स्तर का बनाया जाए, ताकि खिलाड़ी जो हैं वो यहीं से जीतने की जो ललक है उनके अंदर, उसको डायरेक्ट जो है वो यहाँ से सींचा जाए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक दबाव होता है, कहीं ना कहीं आप इस बात से एक घबराए हुए होते हैं कि कहीं ना ये जो हमारे साथ जो इक्विपमेंट है हमारा, ये चलेगा या नहीं चलेगा, जो हमने तैयारी कर रखी है वो फिट वो पूरी तरह से खरी उतरेगी नहीं उतरेगी। इन सब कमियों को आप जब जमीनी स्तर पर दूर करते हैं, जिस तरह से मैंने बात की कि जो अब आपको ट्रेनिंग जिस लेवल की दी जा रही है, चाहे मेंटल कंडीशनिंग ट्रेनिंग की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स साइंस की बात हो, स्पोर्ट्स साइंस का आज बहुत बड़ा अहम रोल प्ले हो रहा है कि किस तरह से आपको दबाव के बीच में अपने आप को खेल को निखारना है, किस तरह से आप जो अगर विपरीत कंडीशंस हैं उस सब के बीच में आपको कैसे मेडल को लेके आना है, कैसे आपको अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। तो ये सब हमने देखा है कि खेलो इंडिया सेंटर्स आज देश में है जहां पर इन सब चीजों का बकायदा पूरा अध्ययन किया जाता है, खिलाड़ियों के साथ बकायदा जो कोचेस होते हैं वो सामने होते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें तो आज खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए खिलाड़ी जब अपनी बात सामने रखते हैं तो उस संवाद का जो कहना चाहिए जो माध्यम है वो खुला हुआ है। जो संबंधित अधिकारी होते हैं, जो संबंधित खेल विभाग से जुड़े अधिकारी होते हैं, खेल मंत्रालय है, वो खिलाड़ियों की बातों को सुनता है और उनकी दिक्कतों को समझने का प्रयास करता है। आखिरकार आपके सामने क्या दिक्कत है, क्या चीज आपको चाहिए, किन बातों का आपका हम ध्यान रखें कि आपका जो प्रदर्शन है उसका ग्राफ ऊपर जाए। तो मसलन अगर बात की जाए तो जो बॉक्सिंग की जो हमारी टीम थी
जिसने यहाँ पे आकर के मेडल जीते, शानदार प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग की टीम का कहना था कि उन्हें जो है वो हांगझो में कैंप चाहिए कम से कम 2 हफ्ते पहले का, तो उसको गवर्नमेंट ने किया, उसको पूरा अप्लाई किया। उनका 2 हफ्ते पहले का हांगझो में जो है वो कैंप लगाया गया, ताकि वो यहाँ की कंडीशन के हिसाब से स्पेयर पार्टनर यहाँ से ले सके और किस तरह का जो टेक्निक यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बाकी देशों के बॉक्सर्स, उसको देख सके। तो ये जब चीजें आपके सामने होती हैं तो ये सब बातें जो होती है कहीं ना कहीं काउंट होती है। और ये 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसका असल मकसद ये है कि हम ओलंपिक तक, जब हम ओलंपिक 2024 के पेरिस ओलंपिक में पहुंचे तो हम अपने मेडल के आंकड़े को वहां भी दुगना कर सके और अपने गोल्ड मेडल का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है उसको भी वहां पर बेहतर कर सके। तो लक्ष्य आपका ओलंपिक रहता है, लेकिन ओलंपिक तक सीधे पहुंचने के लिए आपको जो एशियन गेम्स की जो सीढ़ी है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की सीढ़ी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे और जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें आगे बढ़ना है। उनको कि यहीं पे जो खिलाड़ी होते हैं यहाँ से बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी जो होते हैं वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, और जब आप उन खिलाड़ियों को, जो अन्य देशों के खिलाड़ी हैं, उनको आप जब एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ में हरा चुके होते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। तो इन सब बातों का निचोड़ हम देख रहे हैं कि इस बार 100 के पार हो चुका है। बिल्कुल, तो 100 के पार एशियाई खेलों में, और हम सभी गौरव ये उम्मीद करें कि आने वाले वर्षों में जब ओलंपिक के गेम्स होंगे उनमें भी हम 100 के पार जाएं, उससे भी कहीं आगे बढ़ें। हम सब की ये दुआएं, हम सब का ये विश्वास है इन तमाम खिलाड़ियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को चीन के हांगझो से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले ओजस ने भारत द्वारा कुल 100 पदक जीतने पर खुशी जताई है। जो हमने नारा लगाया था अब की बार 100 पार, तो वो हमने अचीव कर लिया है इस बार, और बहुत अच्छी बात है कि हमने 100 मेडल्स अचीव कर लिए। बाकी जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स और बाकी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स के प्लेयर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनके वजह से भी ये 100 मेडल्स का जो अचीवमेंट था हमने कर लिया है। ये बस इसी वजह से हो पाया है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है और बाकी जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही हम डोमिनेट करते रहेंगे बाकी देशों को, और इसी तरह हम हमारा इंडिया का फ्लैग ऊपर परछाते रहेंगे। थैंक यू। और वहीं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हॉकी टीम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अब खेल के लिए माहौल बन रहा है। हॉकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत शानदार भी रही। कई मैच तो ऐसे दिखे जैसे एक तरफा ही हो, और मैं ये कहना चाहता हूं ये हमारा मनोबल भविष्य के टूर्नामेंट्स के लिए भी बढ़ा रहा है, और ओलंपिक कोटा जीतने के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने सुनिश्चित किया है कि अगली बार ओलंपिक्स में भी हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। कुछ और मेहनत करनी अगले 1 वर्ष के लिए, और लगातार अब भारत में वो माहौल बनता जा रहा है खेलों के प्रति। मुझे आज भी याद है जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरू किया था और कहते थे हमें सोच बदलनी है, सुविधाएं देनी है, परिणाम अपने आप आएंगे, खेलोगे तो खिलोगे, ये उनका नारा था। आज खिलाड़ी खेल रहे हैं और हिंदुस्तानियों के चेहरे खिल रहे हैं। क्रिकेट की बात की जाए तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में धर्मशाला में पहला मुकाबला जारी है। अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान ने सदी शुरुआत करते हुए 5 ओवर में 27 रन बना लिए हैं। वहीं दिन के दूसरे मैच में आज दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत श्रीलंका के साथ होगी। और इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शौर्य सीआरपीएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में एक खास कार्यक्रम को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। अपने नाम को चरितार्थ करते हुए बड़ी कुशलता से राष्ट्र विरोधी ताकतों को त्वरित गति से नियंत्रित करने में सफलता हासिल कर रही है। आरएएफ की कार्य पद्धति में शांति व्यवस्था कायम करने की अद्भुत क्षमता के कारण अन्य बलों में श्रेष्ठ माना जाता है। वर्तमान परिदृश्य में आरएएफ ने कठिन से कठिन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को संभाला है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने 2018 में द्रुत कार्यबल की 10 बटालियनों के अतिरिक्त 5 नई बटालियनों के गठन की स्वीकृति दी है। इससे बल को बल प्रदान हुआ है।
मुझे यह बताने में हर्ष हो रहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने हेतु एवं लोक अव्यवस्था को काबू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आरएएफ द्वारा एक एकेडमी स्थापित की गई है। वहां अब देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी प्रशिक्षणार्थी भीड़ एवं दंगा नियंत्रण का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। कश्मीर में धारा 370, मणिपुर एवं नूहू में हिंसा को नियंत्रित करने में आरएएफ की अतुलनीय भूमिका रही है। यह मैं गृह राज्य मंत्री के रूप में नहीं सिर्फ कह रहा हूं और आपको खुश करने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको जरूर गर्व होगा जब मैं यह कहूंगा कि जब चर्चा जब आम जन करने लगता है आपके कार्यों की वाहवाही, तो हमने तो मणिपुर में खासकर आरएएफ के कार्यों को देखा है और दिन भर में 3-4 बार तो आरएएफ से मेरी मुलाकात होती थी कहीं न कहीं। भले आप उस समय हमको उस रूप में देखे होंगे न देखे होंगे, न कहीं हम आरएएफ को देखते रहे। नियंत्रण किस प्रकार से नियंत्रण, मैं तो कहा हूं कि आरएएफ की एक एक टुकड़ी की जब ड्यूटी का मुझे पता चलता था कि 4 घंटे के बाद आपके अधिकारी 20-20 घंटे तक आपसे ड्यूटी लिए है, ऐसा भी वहां टुकड़ी से मुझको भेंट हुआ है आरएएफ के। मैं देखा हूं 20-20 घंटे। आपदा प्रबंधन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों पर जून 2020 में एनडीएमए के समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि सीएपीएफ और पुलिस बल के अंदर एक समर्पित बचाव दल तैयार किया जाए। इसी आशय से आरएएफ की प्रत्येक बटालियन में 60 कर्मियों की 2-2 टीमें, कुल 30 टीमें तैयार करने की योजना बनाई गई है, जो एनडीआरएफ की तरह आपदा प्रबंधन के कार्य करने में सक्षम हो। यह टीमें किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयार रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगर एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन में कुशलता प्राप्त किया है, लेकिन जहां आप जिस कार्य को आप देखते हैं वहां आगजनी होती है। कभी उस प्रकार के क्षेत्रों में जहां जाते हैं जहां खुद को भी बचाना पड़ता होगा और शांति व्यवस्था भी बनानी है, अगर वहां कोई किसी परिस्थिति में घिर गया हो, उसकी जान पे खतरे हो, तो उस तरह के आपदाओं में अन्य कार्यों के करते करते साथ में आपदा आपके सामने आएगी, ऐसा महसूस माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की सोच बनाई गई है। इसका प्रबल उदाहरण भारत के द्वारा यूएन मिशन के लिए आरएएफ को शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न संकटग्रस्त देशों जैसे कि कोसोवो मिशन, लाइबेरिया मिशन, कंबोडिया मिशन, हैती मिशन इत्यादि में भेजा जाता रहा है। यह देश के लिए गर्व की बात है कि यूएन की पहली महिला कंटिजेंट आरएएफ के द्वारा ही लाइबेरिया भेजी गई थी, जिसने वहां की राष्ट्रपति की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाई और विश्व को महिला कंटिजेंट की शक्ति से परिचय भी कराया। देश के लिए यह हर्ष का विषय है कि आरएएफ देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के अलावा सामाजिक उत्थान व पर्यावरण के उन्नयन संबंधी कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता आ रहा है। तो रैपिड एक्शन फोर्स की 31वीं जो समारोह, वर्षगांठ समारोह, उसको संबोधित कर रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और अब बात जीएसटी की। जीएसटी काउंसिल की आज 52वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी की दरों को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें मोटे अनाज से बने उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती का फैसला भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाकर 5% किया जा सकता है।
इससे पहले 2 अगस्त को जीएसटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जीएसटी की दरों को लेकर फैसला किया गया था। बात गगनयान की। इसरो आसमान में एक और छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। इस महीने के अंत में परीक्षण के लिए विकसित यान से अंतरिक्ष यात्रियों को निकालने की प्रणाली यानी कि क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण करने की योजना बना रहा है। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें इसरो ने एक्स पर शेयर की हैं और बताया है कि तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। ये इसरो का बहुत ही खास मिशन है। दरअसल ये परीक्षण भारत द्वारा अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की महत्वाकांक्षी योजना का ही हिस्सा है। अगर ये सफल हो जाता है तो भारत के नाम अंतरिक्ष में एक और उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। इसरो ने कहा है कि गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम सबसे खास है। परीक्षण वाहन TVD-1 का प्रक्षेपण गगनयान कार्यक्रम के 4 मिशनों में से पहला होगा। इसरो के मुताबिक टेस्ट की सफलता के आधार पर अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन पर भेजने की योजना तैयार की जाएगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज मंगन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से लगातार मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य में आई बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर केंद्र सरकार बारीकी से नजर बनाए हुए है। भारत सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। जो भी अभी लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है, आर्मी का सपोर्ट देना है, जो भी कनेक्टिविटी ठीक करने का सहयोग पूरा मिल रहा है। और भारत सरकार ने अभी इमीडिएट रिलीफ के लिए उन लोग ने धनराशि का भी रिलीज़ किया है, अभी सैंक्शन कर चुका है। तो पूरा संपर्क में है। आज भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री भी कल रात को वहाँ पहुँचा है इस गैंगटॉक में। मैं कल उनको मिल रहा हूँ। तो पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि सिक्किम का जनता को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं भारत सरकार को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री खुद मेरे को फ़ोन किया था, गृह मंत्री जी और उसके बाद पावर मिनिस्टर सब जो भी है, राष्ट्रपति महोदय, सबने अभी संपर्क में अभी है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में जारी राहत और बचाव कार्यों पर उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य में बिजली और अन्य सुविधाओं को बहाल करने पर है। अब अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है रेस्क्यू। जितना भी फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना और वह मलबा हटाना, और जो भी अभी कट हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ है, वाटर सप्लाई कट हुआ, उनको पूरा बहाल करने का हमारा काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में वन्य जीव सप्ताह वॉकेथॉन में भाग लिया। वॉकेथॉन में छात्र और स्थानीय समुदायों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें वन्य जीव संरक्षण पर जोर दिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यात्री बसों की सड़क सुरक्षा के लिए भारत NCAP के तहत नए मानक तय किए हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और बस बॉडी बनाने वाली कंपनियों पर समान रूप से लागू होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, लेकिन साथ ही उन्होंने देश में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बस दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए ये एक बड़ा कदम है, जो सड़क सुरक्षा के लिहाज से काफी कारगर साबित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव का दर्जा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि तालाबों और नदियों को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। गांगे डॉल्फिन प्रदेश में गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती, गेरुआ नदियों में पाई गई है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में गांगे डॉल्फिन की संख्या लगभग 2000 है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन्य जीवों को लेकर किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, इसका प्रशिक्षण यहाँ के लोगों को दिया जाना चाहिए। टाइगर रिजर्व से जुड़े आरक्षित क्षेत्र के हर गांव के लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें गाइड के रूप में मान्यता देनी चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। पूरे गांव में जागरूकता भी पैदा होगी। उन्होंने कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि जो पर्यटक या स्थानीय लोग आते हैं वो प्लास्टिक का उपयोग करके कोई भी ऐसा काम न करें जिससे जल और प्रकृति प्रदूषित हो। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।